नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मिडिल ईस्ट में बम बरस रहे हैं। अमेरिका, ईरान और इजराइल का जंग अब खतरनाक मोड़ ले चुका है। तेहरान ने कई इलाकों में एक साथ मिसाइलें दागी है। जानकारी यह भी है कि इजराइल ने कहा है कि ईरान जब तक घुटनों पर नहीं आ जाता है तब तक यह युद्ध जारी रहने वाला है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जल्द फिर से ईरान पर हमला होगा। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं हमले से जुड़ी हुई कि किस तरीके से वहां अभी भी ईरान जलते हुए नजर आ रहा है। ईरान ने हमला किया, हमले के बाद किस कदर वहां पर तबाही मची हुई है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ईरान में जो हमला हुआ है उसके बाद उम्मीद लगाई गई है कि ईरान घुटने टेक दे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये तस्वीरें बार बार इस तरीके की सामने आ रही हैं। बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, इजराइल, जॉर्डन, इराक और ये ईरान अब बौखलाहट में हर जगह मिडिल ईस्ट में हमला करते हुए नजर आ रहा है। पहले ये हमले सीमित थे जहां पर यूएस नेवल बेस को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब उन जगहों पर हमले किए जा रहे हैं जहां पर रिहायशी बिल्डिंग है, जहां पर लोग रह रहे हैं, आम लोग रह रहे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार यूएस नेवल बेस तक तो सबको समझ में आ रहा था, लेकिन क्या ये खुले तौर पर ईरान इन सभी देशों से दुश्मनी मोल ले रहा है? कल तक ये बयान इन देशों की तरफ से भी जारी किए गए थे कि अगर यही रवैया रहा तो हम भी मिलकर के फिर हमला करेंगे। अगर ये 9 देश उतर गए तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल 11 देश मिलकर के ईरान का जो हश्र करेंगे, ईरान पूरी तरीके से नक्शे से मिट जाएगा। ईरानी लीडरशिप साफ हो चुकी है। 40 लीडर्स बताए जा रहे हैं जो कि मार दिए गए हैं। आयतुल्ला अली खामनेई अलग से है उसमें। अब इसके साथ ही ईरान की बौखलाहट में जो हमले हो रहे हैं, क्या यह समझा जाए कि ईरान अपने आपको मिटाने के लिए एक बार फिर से आमंत्रित कर रहा है इन तमाम देशों को और साथ ही इजराइल और अमेरिका को? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 9 तस्वीरें, इसमें इजराइल भी शामिल है, 10वां अमेरिका। तो 10 देश मिलकर के अगर ईरान के ऊपर एक साथ हमला करेंगे तो ईरान का नामो निशान नक्शे से मिटा दिया जाएगा। खामनेई का खात्मा हो गया है। ईरान हालांकि अब बदला लेते हुए नजर आ रहा है, लेकिन इससे उसे कुछ हासिल होगा नहीं, ये साफ है। अब नई तस्वीरें भी सामने आती है और उसमें बताया यह जाता है कि आखिरकार किस तरीके से जामकरान मस्जिद में लाल झंडा गुंबद पर फैला दिया गया है, जो इस बात की निशानी है कि अभी रक्त और बहेगा। प्रतिशोध की आग ना तो बुझी है और ना ही इन देशों की तरफ से बुझने दी जाएगी। तो चलिए अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं कि आखिरकार ब्लास्ट की जो तस्वीरें हैं वो क्या कुछ कह रही हैं, कहां से वो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। तो चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें जरा डालिएगा, कौन कौन सी वो तस्वीरें हैं जो निकल करके सामने आई हैं और क्या तैयारियां इस वक्त की गई थी वहां पर। ये सारा तस्वीर देखिए। ये हालांकि अलग अलग तस्वीर बताई जा रही है। ये आपने जो तस्वीर देखी वो बताई गई कि सेना के मुख्यालय की। जो दूसरी तस्वीर आपने देखी वो बुशहर की बताई गई है। ये जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये बताया गया कि अमेरिका के शिप को डुबो दिया गया है। अब आप ये चौथी तस्वीर भी देख लीजिए। ये कल रात की तस्वीर है। ये 5वीं तस्वीर दोहा की है जहां पर एक मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरी है। इसके साथ ये ड्रोन किस तरीके से धमाका करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो जगह बताई जा रही है कि सेना मुख्यालय है जिस पर यह निशाना साधा गया है। तो मिडिल ईस्ट में जो महायुद्ध है वो अभी भी चल रहा है और ये थमने नहीं वाला है, क्योंकि ईरान अब इसकी आग को ठंडा नहीं होने देगा। वो बदला लेकर के रहेगा, उसकी भी यही कसम है। अब बहुत जल्द ये खबर आ जाए कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के अलग अलग जगहों पर हमला कर दिया है तो ये कोई नई खबर नहीं होगी। इसके लिए पूरी दुनिया तैयार बैठी है ये देखने के लिए कि हिजबुल्लाह इजराइल में किस तरीके से अब तबाही लाते हुए नजर आएगा। क्योंकि हिजबुल्लाह ने यह कहा था कि अगर आयतुल्ला अली खामनेई की तरफ आंख उठा करके भी देखा तो हम तबाही मचा देंगे, और यही तबाही उनकी तरफ से लाई जा रही है या लाई जाएगी, ये भी आप कह सकते हैं। क्योंकि आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो चुकी है और हिजबुल्लाह अब कभी भी इजराइल में वो सब कुछ कर सकता है जिसके बारे में उसने पहले कमिट किया था। रेड सी में, लाल सागर में हूती विद्रोही पहले से अलर्ट हो गए हैं कि जैसे ईरान की तरफ से आदेश आएगा उनकी तरफ से हमला करना शुरू कर दिया जाएगा। इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे, यह ईरान कह रहा है। लेकिन ईरान की इस बात में कितना दम है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इजराइल में भी कई जगह पर इस तरीके से हमले की खबरें सामने आ रही है कि वहां पर भी निशाना बनाया गया है। आयरन डोम कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हुआ है, हालांकि मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है। अब ऑपरेशन 30 वाला प्लान क्या है? ईरान में बरसाए 30 टन के 30 बम, ये बताया जा रहा है। इस पूरी युद्ध के दौरान 30 सेकंड में 30 से ज्यादा नेताओं की इस दौरान मौत हो गई है। इनकी संख्या भी अब बार बार बढ़ते जा रही है।
अब आपको यह भी बताएं कि खामनेई के कंपाउंड में 30 बम गिराए गए, वो भी 30 सेकंड में गिराए गए हैं और खामनेई का पूरा कुनबा समाप्त हो गया। खुद खामनेई चले गए, उनकी बहू चली गई, उनकी पोती चली गई, उनका साथी दामाद और बेटी, पूरा परिवार तहस नहस करके रख दिया है। सिर्फ ये 30 सेकंड में हुआ है और ये उसकी जो तस्वीर है वो हम एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। वो कौन सी तस्वीर है जिसके माध्यम से ऐसा हुआ है, तो चलिए तस्वीर एक बार फिर से दिखा दें। ये वो तस्वीर है। ये अलग अलग तस्वीर बताई जा रही है, कभी इसे सेना मुख्यालय बताया जा रहा है, कभी ये कहा जा रहा है कि ये खामनेई का आवास है। और अगर ये खामनेई का आवास है तो इसका जो हश्र हुआ है उसके अंदर रहने वालों का हश्र उससे भी भयंकर हुआ होगा। ये जगह एक वक्त तक ऐसी समझ में आती है कि लोग यहाँ रह रहे हैं, रिहायशी है, लेकिन एक वक्त तक उसकी जो शक्ल सूरत बदलती है वो ये बता देती है कि वो पूरी तरीके से नक्शे से गायब हो गई है। हर जगह से विरोध की आग की तस्वीरें भी आ रही हैं। ईरान के अंदर जिस तरीके से तबाही लाई गई है वो तस्वीरें जरा देखिए। रोड के रोड सुनसान पड़े हुए हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब कुछ वहां पर हो रहा है। अब कुछ और बातें, 30 सेकंड में सब कुछ कैसे खत्म हुआ है। बम के जरिए खामनेई को निशाना बनाया गया, खामनेई के उत्तराधिकारी की मौत की खबर, ये सबसे बड़ी खबर है। खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई की मौत हो गई है, जिन्हें यह कहा जा रहा था IRGC की तरफ से कि वो उन्हें बैठाएंगे। और यही सवाल हम अपने मेहमानों से लगातार पूछ भी रहे थे कि खामनेई के बाद अब जो उत्तराधिकारी बनेंगे क्या उस पर निशाना साधा जाएगा। तो इससे जुड़ी हुई खबर आ जाती है कि खामनेई के बाद मुस्तफा को कमान मिलनी थी। खामनेई की बेटी, पोता, दामाद, बहू पहले ही मारे जा चुके हैं और बेटा भी मारा गया है, ये भी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। ये सब कुछ बम के जरिए किया जा रहा है। B1, B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है, ये बताया जा रहा है। और B1, B2 बॉम्बर के अलावा टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। आसमान में सिर्फ और सिर्फ गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। किस बात की गड़गड़ाहट है? ये जेट्स की गड़गड़ाहट है, जो ये बार बार ईरान के आसमान में उड़ान भरते हुए देखे जा रहे हैं। ईरान हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर, इजराइल उसका रिटेलिएशन करते हुए उस पर जबरदस्त तरीके से दोबारा से हमला कर देता है। अयातुल्ला अली रेजा अराफी को सुप्रीम लीडर की कमान दे दी गई है। अंतरिम सुप्रीम लीडर अली रेजा अराफी को बनाया गया है, ये बताया जा रहा है। अब इसके साथ ही कुछ समय के लिए सुप्रीम लीडर का काम करेंगे अराफी, ये भी बताया जा रहा है। अंतरिम स्टीयरिंग काउंसिल का ज्यूरिस्ट मेंबर उन्हें बनाया गया है, यानी इनकी भी जान पर बनाई है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यही इजराइल और अमेरिका की स्ट्रेटजी है कि तुम कितने नेता लेकर के आओगे, हम उन सबको मिटा देंगे। अमेरिका सिर्फ उसी नेता को वहां पर बैठाएगा जो उसके इशारों पर नाचेगा, जैसे रजा पहलवी। अली रेजा अराफी बना दिए गए हैं प्रमुख ईरानी शिया धर्मगुरु और शिक्षाविद हैं, उनके बारे में भी जरा जान लीजिए। अंतरिम सुप्रीम लीडर कौन? वर्तमान में विशेषज्ञ सभा और संरक्षक परिषद के सदस्य हैं। अयातुल्ला अली खामनेई की जगह अगर किसी को बैठाना है तो ये पहले से लिस्ट तैयार कर दी गई थी कि अगर पहले नंबर से गया तो दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन, चौथे नंबर पे कौन। अगर एक के बाद एक टॉप लीडरशिप को निशाना भी बनाया जाता है तो उसके तरफ से एक और नाम सुझा दिया जा रहा था कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी जगह ये बैठेगा गद्दी पर। और वही हुआ। ईरान की सत्ता संरचना में एक प्रभावशाली हस्ती माना जाता है इन्हें, तो ये इनका पूरा इतिहास है। ये उनकी जो अंतरिम सुप्रीम लीडर चुनने की प्रक्रिया है वो वहां पर शुरू हो गई है। इसी बीच खबर क्या आ रही है? खबर यह है कि मिडिल ईस्ट के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग बुला ली है। प्रधानमंत्री मोदी आज CCS की बैठक करेंगे और CCS की आपात बैठक बुलाई गई है। आज रात 10 बजे ये CCS की मीटिंग हो सकती है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। तो बड़ी जानकारी आ रही है कि रात के 10 बजे मिडिल ईस्ट के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा के लिए मीटिंग बुला ली है और इस दौरान CCS की आपात बैठक में मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि तमाम तस्वीरें ऐसी आ रही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। अब उन्हें किस तरीके से वहां से निकाला जाए। हालांकि समय रहते भारत की तरफ से ये पूरा नोटिस जारी कर दिया गया था और ये बता दिया गया था कि मिडिल ईस्ट में हालात खराब हो रहे हैं, जल्द से जल्द घर वापसी कर लीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहरीन जाते हैं घूमने के लिए, UAE जाते हैं और इस तरीके से वहां पर अभी वो फंसे हुए हैं। वीडियोस लगातार आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। PV संधू खुद वहां पर फंसी हुई है, उनकी तरफ से बाकायदा वीडियो जारी किया गया, सोशल मीडिया पोस्ट किया गया जिसमें वो बताती है कि वो सुरक्षित है। लेकिन फिर भी
फंसी हुई हैं, ये बड़ी बात है। अब सीसीएस की मीटिंग में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। कौन कौन से मेहमान अब चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाती हूँ। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय डिफेंस एक्सपर्ट है, कर्नल एसके मलिक डिफेंस एक्सपर्ट, दामोदर सिंह डिफेंस एक्सपर्ट, महेंद्र सिंह फॉरेन एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी कि ये जो पूरी ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, आज मीटिंग बुलाने की बात सामने आ रही है, यानी मिडिल ईस्ट के जो हालात है, चर्चा तो उसी पर होने वाली है। अब इसमें चर्चा पर इस बात पर ध्यान जरा खींचा जाएगा कि जो भारतीय वहां पर फंस गए हैं उन्हें किस तरीके से वापस लाना है। बिल्कुल, जो पहला एजेंडा आमतौर पे एजेंडा डिसाइड हो गया होगा अभी तक। मुझे लगता है कि इन हालातों में सबसे पहले इवैक्यूएशन, सेफ इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस जो काउंसलेट में हैं और जो अदरवाइज वहां पे फंसे हुए हैं, जिसमें कुछ प्रोमिनेंट लोग, कुछ बिजनेसमैन भी हैं, जैसा कि आपको मालूम है। पहला वो होगा। दूसरा, जो ट्रेड इश्यूज होंगे इंक्लूडिंग ऑयल, उन पे कुछ डिस्कशन किया जा सकता है कि व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स। और तीसरा, इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन इंडिया में जो लाइकली है कल से डेवलप होने के चांसेस हैं। इन 3-4 मुद्दों पे मेरे ख्याल से आज सीसीएस की चर्चा होगी और इसमें एक रोड मैप प्रेजेंट किया जाएगा, या तो सीसीएस का कोई अधिकारी या कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पे, या हो सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऑफिस से एक रोड मैप दिया जाए। उसके लिए फिर सेना की टास्किंग होती है, एयरफोर्स को कितने एयरक्राफ्ट भेजने हैं, कब भेजने हैं, कहाँ लैंड करना है, वहां तक लोगों को लाने की क्या, तो ये एक पूरा डिटेल्ड रोड मैप, इसके बारे में ये चर्चा हो सकती है जो आज की बैठक है। जी बिल्कुल, और इस बारे में चर्चा होनी बहुत जरूरी भी है क्योंकि ऐसे वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं कर्नल एसके मलिक के, बहुत सारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन क्या ये कहना गलत होगा कि ईरान ने अपनी बौखलाहट में, मैं यूं कहूंगी कि बौखलाहट में उसने तमाम देशों को इस युद्ध में शामिल कर लिया है जिन देशों की कोई गलती नहीं थी। बहरीन हो, ओमान हो, कतर हो, वहां पर अमेरिकी बेस से आपने उन्हें निशाना बनाया तक ठीक था, लेकिन अब आपने आम लोगों को जो परेशान करना शुरू किया है। तो कल तक ये बयान इन देशों की तरफ से आ रहे थे कि हम भी पलटवार करेंगे, और अगर ये देश सब मिलकर के एक साथ पलटवार कर देते हैं तो 10 देश हो जाएंगे इजराइल और अमेरिका को मिलाकर के। ईरान तो पूरी तरीके से नक्शे से गायब हो जाएगा फिर तो। मीनाक्षी जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो ईरान बौखलाहट में ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है, एक स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक है ईरान की कि वो अपने बौखलाहट में सभी उन कंट्रीज को अपने आसपास की कर रहे हैं जो एक तरह से मुस्लिम कंट्री तो है ही, भले वो सुन्नी मुस्लिम हो या सुन्नी डोमिनेटेड हो। इस हिसाब से चूंकि बहाना उसने बनाया है कि अमेरिकन ठिकानों को, अमेरिकन अड्डों को वहां पर, लेकिन हो क्या रहा है कि वो सिर्फ वहां अमेरिकन के अड्डों से निकल के, क्योंकि इनको सुरक्षा भी एयर डिफेंस के अंदर कवर की गई है, अब वो उनको सिविलियन एरियाज को ठिकाना बना रहा है। अब सिविलियन इलाकों जो जैसे दुबई है, अब दुबई में समझ नहीं आता किस लॉजिक से वो दुबई पर आक्रमण कर रहा है या अटैक कर रहा है या मिसाइल डाल रहा है या ड्रोन डाल रहा है। क्योंकि देखिए, दुबई एक ऐसा सेंटर है जो पूरी वर्ल्ड के वहां पर एक तरह से पर्यटन होता है, वहां पर ट्रेड सेंटर है, पूरी दुनिया का बिजनेस वहां से आजकल गवर्न हो रहा है। इसी तरह से दूसरे कंट्रीज में वो जो अटैक हो रहे हैं, ये सच में समझ के परे हैं। ये ऐसी बौखलाहट है जिसमें ईरान ने बड़ी बड़ी भूल कर रहा है और अपनी भूल को पीछे भी नहीं ले रहा है, अपनी भूल पर वो बढ़ता ही जा रहा है। और इस तरह से देखा जाए तो इस तरह से जब वहां की कंट्रीज को हिट किया जाएगा, वहां की अर्थव्यवस्था पर हिट आना ही आना है, और जब अर्थव्यवस्था पे हिट आएगा तो वो कंट्री विरोध भी करेंगे, और सिर्फ ये बात सिर्फ वर्बल धमकी तक शामिल नहीं रहेगी। हो सकता है इस पे कोई एक्शन भी चालू हो जाए। हालांकि अभी तक तो ये सभी कंट्री चूंकि अमेरिका के साथ एक तरह से अनसेड पैक्ट में है या सेड पैक्ट में है, और उन्होंने इसलिए कोई ऐसा अटैक भी नहीं किया है या कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि अमेरिका उनकी सुरक्षा की गारंटी एक तरह से संभालता रहा है। 60s या 70s के बाद से ले लीजिए, अरब से लेके और ये पूरे गल्फ कंट्री जितने भी हैं, इसमें से मैक्सिमम ये 9-10 कंट्री जिसमें शामिल हैं, इन सब कंट्रीज को अमेरिका ने एक तरह से अभी रोका हुआ है कि आप रुकिए, हम एक्शन चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है। और अमेरिका थोड़ी ना बख्श देगा सर। अगर अमेरिका के नेवल बेस पर हमला हुआ है और अमेरिकी मारे गए हैं, जैसा कि 100 बताए जा रहे हैं उनकी संख्या, तो अमेरिका बख्श थोड़ी देगा। अभी तो अमेरिका भी पहले स्टेज में ही तो है, आखिर आगे थोड़ी बढ़ा है। अगर ये दामोदर जी ये कहा जा रहा है, ईरान की तरफ से ये बयान बड़े बड़े सामने आते हैं कि भाई अभी तक तो हमने अपनी पुरानी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, अभी हमने मिसाइल सिटी में प्रवेश भी नहीं किया है, तब हमने इस तरीके से बाकी देशों को हिला करके रख दिया है। मिसाइल सिटी की तरफ जाएंगे तो हम और ज्यादा तबाही लेकर के आएंगे। तो अमेरिका शांत तो थोड़ी बैठ जाएगा कि 100 अमेरिकी नागरिकों की अगर हत्या हो जाए, 100 अमेरिकी नागरिक अगर मारे जाए, तो अमेरिका तो दोगुनी ताकत लगा देगा। 4 के लिए उन्होंने वेनेजुएला में क्या हाल कर दिया। देखिए, कहने सुनने की बातें हैं कि अभी हम ये करेंगे, हमारी वो मिसाइलें आएंगी, ये सब एक भपकियां हैं जो वो देना चाहते हो। चाहते हैं कि धीरे से इसका प्रभाव जो आसपास के जो देश हैं जहां पे उन्होंने हमले किए उन पे पड़े। उन्हें ये पता है कि उनकी इन धमकियों का यूएस को और इजरायल को कोई फर्क नहीं पड़ना। मोसाद के लिए ईरान एक होम ग्राउंड है। जब भी उनकी किसी भी लीडरशिप को उन्हें
खत्म करना था, उन्होंने बड़ी आसानी के साथ उन ऑपरेशन को अंजाम दिया। इतिहास गवाह है कि जब भी आईआरजीसी की लीडरशिप हो, हिजबुल्लाह की लीडरशिप हो, हमास की लीडरशिप हो, उनको बड़ी आसानी के साथ उन्होंने ईरान के अंदर एलिमिनेट किया। और जब उनको इस ऑपरेशन में भी जब उनके पास प्रिसाइज इंफॉर्मेशन थी कि कहां पर आईआरजीसी की टॉप लीडरशिप और खामनेई और उनका परिवार इकट्ठा है, वहां पर उन्होंने बड़ी आसानी के साथ उनको स्ट्राइक करके एलिमिनेट किया। नेगोशिएशन टेबल, बातचीत, ये सब कुछ टाइम बाइंग थी, जैसा कि उनको पता है। कहने के लिए अगर आपके पास आपकी पूरी टॉप लीडरशिप वाइप आउट कर दी गई और आप मिसाइलों की धमकी दे रहे हैं, करते क्यों नहीं भाई? किसने रोका? आप करिए ना। आप अमेरिका को इस तरह से परेशान करिए, इतनी तीव्रता के साथ हमले करिए कि वो नेगोशिएशन टेबल पे आने के लिए खुद कहें आपसे, या खुद वो आपके सामने झुक के कहें कि नहीं आइए हम समझौता करते हैं आपके साथ। तो ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। और हर एक युद्ध का, हर एक इस तरह के ऑपरेशन का एक मकसद होता था कि शत्रु की क्षमता को इस तरह से बर्बाद किया जाए कि वो समझौते की टेबल पर आकर जी। बैठे और हमारी शर्तों को माने। और निश्चित तौर से ईरान को आगे मानना ही पड़ेगा। लेकिन ईरान को आगे मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने कि ईरान को आगे मानना ही पड़ेगा। महेंद्र जी, जब हम ये सब बातचीत कर रहे हैं, खबर आ रही है कि इजराइल ईरान तनाव के बीच में दहशत इस कदर बढ़ गई है कि ओमान तट पर एक भारतीय टैंकर पर हमला किया गया। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यानी अब ये कोई चिन्हित नहीं किया जाएगा कि कौन वहां से गुजर रहा है और कौन नहीं गुजर रहा है, सीधे निशाना बना दिया जाएगा। तो ये बौखलाहट ही तो है जो ईरान की बार बार हर जगह देखने को मिल रही है। महेंद्र जी अनम्यूट करिएगा। देखिए, निश्चित रूप से ये साफ है कि ईरान जो है अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और ऐसे में उसने तमाम जो अमेरिकी ठिकाने हैं पश्चिम एशिया में, उन देशों पे आक्रमण किया है। और सिर्फ सैन्य ठिकानों पे नहीं, तमाम सिविलियन जो है ठिकानों पे भी जो है आक्रमण किया है। इसके अलावा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पे भी ईरान ने आक्रमण किया है। वो किसी भी हद तक अपने सुप्रीम नेता की हत्या के बाद जो है वो बदला लेना चाह रहा है, और ये साफ है। लेकिन इस पे अभी जो संकट है वो ऐसा संकट है कि क्या अमेरिका और इजराइल और उसके अन्य सहयोगी देश ईरान में जो रिजीम चेंज, जो प्रमुख उद्देश्य है अमेरिका और इजराइल का, वो कर पाने में सक्षम है कि नहीं है। क्योंकि ईरान जिस प्रकार से हमले कर रहा है उसको साफ दिखाता है कि उसको रूस और चीन, जो अमेरिका और उसके पश्चिमी देश सहयोगी देश हैं, उनके विरुद्ध एक एक्सिस बनाया है, और वो इसको परोक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं। और हाँ, निश्चित रूप से चीन ने कूटनीतिक और जो है राजनीतिक रूप से समर्थन देने की बात नहीं कही है, लेकिन जो एक आर्थिक रूप से या जो डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, जो सैन्य उपकरण है, इससे परोक्ष रूप से चीन जो है उसको समर्थन दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जमीन पर उतर करके किसी देश के लिए लड़ना है ये बहुत आम नहीं है। कह जरूर सकते हैं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं या हथियार भेज सकते हैं, लेकिन लड़ेंगे नहीं। खबर एक और बड़ी आ रही है, वो रुक कर देते हैं जहां ईरान ने फतह 2 मिसाइल दागी है। ईरान ने यूएस बेस पर मिसाइल दागी है और ईरान ने पहली बार फतह 2 का इस्तेमाल किया है, ये जानकारी मिल रही है। ईरान ने फतह 2 मिसाइल जो दागी उसका पहली बार इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि ईरान ने यूएस बेस को निशाना बनाना था और वो निशाना बना सके, इसलिए उसने इसका ये इस्तेमाल कर लिया है। तो ये पूरी खबर आ रही है फतह 2 के इस्तेमाल से जुड़ी हुई। यूएस बेस को उन्होंने निशाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया है। अब जरा तस्वीरें भी दिखा देते हैं आपको फतह 2 का जो इस्तेमाल किया गया है कि तस्वीरें किस तरीके से आ रही है। हालांकि मिसाइल से जुड़ी हुई, रॉकेट से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं वो बार बार आ रही है, जो ये बता रही है कि इस युद्ध में जो शुरुआत है वो बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर के फाइटर जेट तक, ड्रोन तक, हर चीज से की जाती है। हर चीज से निशाना बनाया जा सकता है जिससे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा सके उन देशों को जिसने ईरान की तरफ मुंह किया है। अब ये तस्वीर जरा देख लीजिए, मिसाइल आती है और आकर के सब कुछ तबाह कर देती है। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, अब फतह 2 की अगर बात की जाए तो इसकी क्षमता कितनी होगी और ये कितनी दूरी से मैं पूछूंगी आपसे कि दागी जा सकती है और कितना नुकसान ये कर सकती है? देखें, अगर ये उसी मिसाइल की बात कर रहे हैं जिसको ये हाइपरसोनिक बोलते हैं, तो इसकी स्पीड 13 से 15 मैक्स तक होती है, आवाज की गति से 13 गुना या 15 गुना ज्यादा तक। तो इसको इंटरसेप्ट करना वर्चुअली इम्पॉसिबल होता है शॉर्ट डिस्टेंस स्ट्राइक्स में। बहुत कम, कुछ मतलब मिनटों से भी कम का समय मिलता है कई बार इसको इंटरसेप्ट करने के लिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि अगर उन्होंने ये मिसाइल यूज करी है
तो ये भी एक बहुत ब्लंडर है, क्योंकि अभी तक इस मिसाइल के द्वारा कुछ भी ऐसा टारगेट टेक डाउन नहीं करा गया है जिससे कि पता चले कि इस पे कोई बहुत मेजर आर्मामेंट, कोई मेजर हैवी बॉम्ब इस पे लगाया गया था। कौन सा वेपन इसके ऊपर उन्होंने माउंट किया था, कितना डेटोनेशन पावर था उसका, ये सब अभी तक एकदम नहीं पता है। मिसाइल की स्पीड बहुत ज्यादा है, उसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है, और किस डिस्टेंस के टारगेट के लिए उन्होंने लॉन्च किया है ये डिटेल्स जब आ जाएंगी। लेकिन उसके ऊपर कौन सा वॉरहेड लगा था, कि अगर उन्होंने बहुत कोई छोटा वॉरहेड लगा के एक फतेह 2 टाइप की अपनी सबसे मतलब मजबूत मानी जाने वाली मिसाइल को दागा है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर माना जाएगा, क्योंकि वो जो कुछ भी खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, या अपने मित्रों को जो एक वो देना चाह रहे हैं सपोर्ट कि हम अभी भी जिंदा हैं, हम लड़ेंगे, आप लोग भी साथ में आ जाओ, वो सब फतेह 2 या इनके जखीरे में जो भी बहुत स्मार्ट मिसाइल सिस्टम्स हैं या ड्रोन सिस्टम्स हैं, अभी देखें 1.5 दिन से ज्यादा हो गया है मीनाक्षी, लेकिन अभी तक एक भी अच्छी स्ट्राइक ईरान ने किसी मेजर पूछने वाली थी सर कि ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी, मेरा सवाल यही था कि या तो ईरान वो तस्वीरें बाहर नहीं आने दे रहा है, या फिर इजराइल वो तस्वीरें बाहर नहीं आने दे रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ईरान की तरफ से उतना भरपूर अटैक किया ही नहीं गया है कर्नल एसके मलिक जिसकी तस्वीरें बाहर आ सके। क्या इजराइल उन तमाम मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर ले रहा है, या फिर ईरान अपनी ताकत का सिर्फ बड़बोला प्रदर्शन कर रहा है और कर कुछ नहीं पा रहा है इजराइल का? मीनाक्षी देखिए, ऑपरेशन में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर एक बहुत बड़ा एक्चुअली रोल अदा करता है। ये इट कैन बी अदर साइड। बात ये है कि ये तो हमारे सामने आ गई है कि वहां के जो सुप्रीम लीडर है उनके देखा जाए वो एलिमिनेट कर दिए गए हैं। अदरवाइज ये भी पॉसिबल था कि बहुत दिनों तक एलिमिनेशन होने के बावजूद भी ये इस खबर को दबाए रखा जाना था, लेकिन क्योंकि इन बातों का असर पड़ता है किसी भी ऑपरेशन के मोरल पे, एनकरेजमेंट या डिस्करेजमेंट पे। अभी बात ये कि जो मिसाइल दाग रहा है, देखिए ईरान एक छटपटाहट में सब कर रहा है, और ये भी एक इंफॉर्मेशन वारफेयर का हिस्सा हो सकता है कि अभी हमने बहुत ही लो क्वालिटी के अपने वेपनरी फायर किया है और हमारे पास उत्तम ग्रेड वेपनरी अभी शेष है। देखिए वहां पर जो खमनाई को एलिमिनेट किया गया है, उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, ये एक पहला कदम है, और जो उनका पूरा जो एंड गेम है वो एंड गेम है वहां की रिजीम को चेंज करना। रिजीम चेंज करना किसी की एक डेथ से नहीं है, भले वो सुप्रीम लीडर क्यों ना हो और कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। ये बात सही है कि ही वाज द पर्सन हु वाज कॉलिंग द शॉट, ही वाज द सुप्रीम इन दैट सोसाइटी एंड इन दैट इस्लामिक वर्ल्ड ऑफ ईरान। बट हाउएवर देखिए, आप ये देखिए कि उनकी जो आईआरजीसी है, जो उनकी मेन फोर्स है, आईआरजीसी एक प्योरली मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक धार्मिक प्लस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके अंदर जो की लोग बैठे हुए हैं वो जो खमनेई हैं, उनके बड़े विश्वास पात्र लोग हैं। और एक बात सुनिएगा, इतने सालों से तकरीबन 47 सालों का शासन चला है खमेनेई से इनके प्रेडेसेसर का। इस दौरान इनकी जो छटनी की प्रक्रिया है जो आईआरजीसी के अंदर है वो बड़ी जटिल और बहुत ही ज्यादा ब्रेन वॉशिंग होती है, और जो कि उनके टाउन से, गांव से निकाल के उनको लाया जाता है, उन बच्चों को इनिशियली जब भर्ती किया जाता है उनसे कस्में दिलाई जाती है, खमेनेई की कस्में दिलाई जाती है। ये बात अलग है, कुछ लोग कह सकते हैं कि देखिए वहां पे इलेक्शन होते हैं राष्ट्रपति को, लेकिन वो सब चीजें होती हैं। लेकिन हर कोई ये जानता है कि कौन सिलेक्शन करता था, कौन किसे चुनता था, पूरी दुनिया जानती है। और खमेनेई को लेकर के लोग इसीलिए जश्न नहीं मना रहे हैं। 1979 और उसके बाद 1989 में जब उनको सत्ता मिलती है, तो 1989 से उन्होंने क्या कुछ परिवर्तन किए हैं और कितने क्रूर परिवर्तन किए हैं, और इसकी वजह से लोग नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो ये विलाप कर रहे हैं उनके लिए तो मैं यही कहूंगी कि उन्हें सच में पता नहीं है कि आखिरकार खमेनेई है कौन। अब ईरान में तो एक तरफ इस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं कि महिलाएं नाच रही हैं, गा रही हैं, जब घर पर अटैक होता है अयतुल्ला अली खमेनेई की तो महिलाएं उसका वीडियो बनाते हुए हंस रही हैं। अब भारत से भले ही अलग तस्वीर आ जाए, पाकिस्तान से अलग तस्वीरें आ जाए, बगदाद से अलग तस्वीरें आ जाए, लेकिन सच पूरी दुनिया जानती है। खबर ये आ रही है कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया ने ईरान पर हमले की निंदा कर दी है। अब हमले की निंदा ही की जाएगी। इस हमले को गलत बता दिया गया है। इसमें रूस भी है, चीन भी है, नॉर्थ कोरिया भी है। इनकी तरफ से ईरान पर हमले की निंदा करते हुए इससे कहा गया कि यूएस और इजराइल का जो संयुक्त हमला है वो पूरी तरीके से गलत है। पहले से ही चीन हो या फिर उसके अलावा रूस हो, उनकी तरफ से तो ये कहा ही जा रहा था कि जो हमला हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में अब ये कहा जा रहा है कोरिया की तरफ से, नॉर्थ कोरिया की तरफ से, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह भी बीच में उतर आए हैं। उनका कहना है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तस्वीरें एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि इसकी तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं कि रिहायशी इलाकों को निशाना सिर्फ और सिर्फ ईरान नहीं बना रहा है, बल्कि ईरान में भी यही हो रहा है। लेकिन अगर युद्ध छेड़ा गया है
ये युद्ध अगर छेड़ा गया है इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, तो फिर वो ये नहीं देखेगा कि कहां पर उसने मिसाइल को दाग दिया है। उसने जो ठिकाने मिटाने थे वो मिटा दिए हैं, अब बात झुकाने पर आ गई है। और अगर झुकाएगा तो कुछ इसी तरीके से झुकाएगा। महेंद्र जी, आपका मैं इस पर एक कमेंट चाहूंगी कि रूस, चीन और उसके बाद नॉर्थ कोरिया भी कह रहा है कि ये गलत हुआ है। वो नॉर्थ कोरिया जिसने कभी कुछ सही किया ही नहीं। चीन जो है वो कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से ईरान का समर्थन करेगा खुलकर, लेकिन जहां तक सैन्य जो है समर्थन है, मुझे लगता है कि चीन इससे परहेज करेगा। और लेकिन चीन जो है रक्षा उपकरण हो या जो है डुअल यूज टेक्नोलॉजीज हो, इसके जरिए वो ईरान के समर्थन में खड़ा होगा। और इसी वजह से ये गुंजाइश है कि ये युद्ध, ये संघर्ष जो है एक लंबा खींचे। लेकिन कभी भी चीन जो है खुल के टकराव नहीं करेगा अमेरिका से और ईरान का पक्ष नहीं लेगा। लेकिन जहां तक सत्ता परिवर्तन की जो बातचीत हो रही है, इसमें सबसे मुश्किल जो बात है जो सामने आ रही है कि अमेरिका, इजराइल या उसके अन्य सहयोगी देश जो ग्राउंड इन्वेजन है उसके बिना सत्ता परिवर्तन संभव नहीं है। तो वो ऐसा लेकिन वो जोखिम भरा है, वो ऐसा जोखिम भरा कदम नहीं उठाएंगे और वो कोशिश करेंगे या देखेंगे किस प्रकार से जो ईरानी नेतृत्व है वो जब कमजोर हो। क्योंकि देखिए, ईरान जो है एक सामान्य तानाशाही प्रशासन नहीं है, वहां पे एक इस्लामिक पूरी संस्थागत जो है एक व्यवस्था है और उसको तोड़ पाना इतना आसान नहीं होगा जैसे वेनेजुएला में हुआ या अन्य जो है तानाशाही शासन पद्धति में होता है। क्योंकि गार्डियन काउंसिल है, फिर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, फिर ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, तो एक पूरी संस्था है जो ईरान को चला रही थी इस्लामिक कट्टरपंथी नीतियों पर। अब ये है कि ईरान के कितने लोग जो है इस अमेरिका और इजराइल के संघर्ष को समर्थन देते हैं और कितने लोग हैं जो कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा को मानते हुए अभी भी जो खमैनी के बाद की जो संस्थाएं हैं जो उन्होंने स्थापित की 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद, उसके विरोध में या उसके समर्थन में खड़े होते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय है और ऐसे में जिस प्रकार से वैसे भी दो धड़े बटे हुए हैं। एक कहते हैं कि वो निर्दयी शासक थे, एक कहते हैं कि वो ऐसे नेता थे जो हमारे धर्म को बचाने के बारे में सोचते थे। तो कट्टर तो वो पहले ही अपने रहते हुए लोगों को बना करके चले गए हैं। दामोदर जी, इस बीच में जानकारियां ये भी आ रही है कि F4 हो F5 हो ईरान का, इसे इजराइल ने टेक ऑफ करने के साथ ही गिरा दिया है। अब जरा ये समझाइएगा कि क्या ईरान इजराइल को सही तरीके से वो सबक नहीं सिखा पा रहा है जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया कर रही थी कि ईरान सबक सिखाएगा, लेकिन ईरान ऐसा कर नहीं पा रहा है। जबकि ईरान और इजराइल के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ईरान फिर भी भारी नजर आता है, अपने सैनिकों के बल पर वो भारी नजर आता है, अपने मिसाइलों के बल पर वो भारी नजर आता है। लेकिन इजराइल के साथ वो हश्र नहीं कर पा रहा है जो समझ में आ रहा था कि अयातुल्लाह अली खामनेई के जाने के बाद हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है किसी भी देश के लिए, मतलब शर्म की बात होती है उसके जेट स्क्रैम्बल करने से पहले ही उनको नेस्तनाबूद कर दे शत्रु। तो इसका मतलब है कि उनके पास पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन है, बड़ी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छे से मोसाद ने इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रखी है, बहुत अच्छे से आपके सिस्टम में पेनिट्रेट किया हुआ। ये बात ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय सर समझते हैं कि अगर आपकी एयरफील्ड ही सिक्योर नहीं है, आपको उनकी इन्फॉर्मेशन है कब जेट स्क्रैम्बल कर रहे हैं कैसे, और वहां पर और बाकायदा आईडीएफ को मैं देख रहा हूँ उनके ट्वीट्स आ रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, रियल इन्फॉर्मेशन उनकी जो। और बहुत फर्क है बातें करना कि हम अपना ये हथियार यूज नहीं करेंगे, वो हथियार यूज नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ इजराइल आपके वीडियो फुटेज रिलीज कर रहा है कंटिन्यू आपके असेट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए। तो इन सब चीजों में अंतर साफ नजर आता है कौन आप पे हावी है और कौन अभी मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश कर रहा है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि जहां पर भी वो एक मौका मिलता है इजराइल और यूएस को, आपकी टॉप लीडरशिप एक जगह इकट्ठी होती है और उसी समय हमला हो जाता है, वाइप आउट कर देते हैं वो आपकी पूरी लीडरशिप को। तो आप ये मान के चलिए कि उनकी जो जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी, खुफिया एजेंसी, उन्होंने आपके घर पे घर बना रखा है। मोसाद ज्यादा मुझे लगता है कि प्रभावी साबित हुई है इस दौरान, CIA ज्यादा प्रभावी साबित हुई है, क्योंकि खामनेई के अगर पल पल की अपडेट देती गई कि कौन उनसे मिलने गया है, कहाँ मिलने के लिए गया है, तो ये अपने आप में
बैकफुट पर लाने वाली बात थी ईरान को, और ईरान बैकफुट पर आया है। खबर ये आ रही है कि ईरान का कार्यवाहक सर्वोच्च नेता नियुक्त कर दिया गया है, जिसका नाम अयातुल्ला अराफी बताया जा रहा है। अयातुल्ला अराफी को अब ये गद्दी सौंपी जा रही है। ईरान का कार्यवाहक सर्वोच्च नेता है, और इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान और इसके अलावा एक और व्यक्ति जिनके पास अयातुल्ला अली खामनेई की तरह, इन तीनों के पास अयातुल्ला अराफी और साथ ही पेजेश्कियान के बाद वो सारे अधिकार होंगे जो अयातुल्ला अली खामनेई के पास हुआ करते थे। खामनेई की हत्या के बाद सर्वोच्च नेता तो नियुक्त कर दिया गया है। अब आशीष साय जी, अगर एक नेता और नियुक्त कर दिया गया है तो क्या एक जान और पेश कर दी गई है इजराइल के सामने, अमेरिका के सामने, कि अयातुल्ला अली खामनेई का तो बिगाड़ लिया, अब अयातुल्ला अराफी हमारे पास आ गए, इनका जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। मीनाक्षी, ओपन सोर्सेज इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस नई लीडरशिप, इंटरिम लीडरशिप को इलेक्ट करने के लिए जो मीटिंग होनी चाहिए थी, ईरान आज सुबह से वो मीटिंग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो ब्लंडर कल किया था कि सारे टॉप लीडरशिप को एक जगह इकट्ठा किया, जो कि एक युद्ध के समय इससे बड़ी बेवकूफी मैंने मॉडर्न टाइम्स में किसी देश को करते हुए नहीं देखी, कि 2 महीने से 1.5 महीने से आपके ऊपर प्रॉपर थ्रेट है, आप ट्रैक किए जा रहे हैं, और उस वक्त वहां का सुप्रीम लीडर, वहां का सेना मुख्य, वहां का IRGC का मुख्य और डिफेंस मिनिस्टर और सारे उनके फैमिली के मेंबर, ये जो फोटोग्राफ्स आप शुरू में दिखा रही थी वीडियोस, वो 30 सेकंड्स की वीडियो नहीं है, वो 17-18 सेकंड में वो खोमैनी का कंपाउंड है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कल आधी रात को ही रिलीज कर दिया था। जो भी मिलिट्री के जानकार हैं, सारे पैनलिस्ट हमारे इतने जानकार हैं, ये कॉपी बुक कारपेट बॉम्बिंग है। इतनी खूबसूरत, एक खूबसूरत नजारा है मिलिट्री के लोगों के लिए सीखने के लिए। मैं इसमें अच्छा बुरा नहीं देख रहा हूं अभी। तो इस तरह के खौफ के बाद आज सुबह से इनकी ये मीटिंग नहीं हो पा रही है कि अगला इंटरिम गवर्नमेंट किसको, क्योंकि उसमें इनके हिसाब से जो चीफ क्लरिक होता है, जो प्रेसिडेंट होता है और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन तीनों का होना मिनिमम रिक्वायर्ड है। और उसके बाद अगर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इसको करना चाहेंगे तो ये अपने आइडेंटिफिकेशंस को रिलीज कर देंगे कि ये कहां पे है इस समय। इस प्रेशर में ये रिजीम इस समय है, नंबर 1। नंबर 2, ये डर डेफिनेटली होगा इन लोगों में कि जो भी नेक्स्ट राउंड ऑफ लीडरशिप, हालांकि मुस्तफा का नाम नहीं आया है, जो कि पहले खुमैनी के जो पुत्र हैं जिनका चांसेस था बनने का, वो भी थोड़ा रेडिकलाइज्ड हैं, क्योंकि वो IRGC में काम कर चुके हैं, इराक ईरान वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो ये थोड़ा सा रिलीफ वाली न्यूज है। लेकिन ये हो भी सकता है क्योंकि सूत्र अब ये कहने लग गए हैं कि उनके बेटे की भी मौत हो गई, और अगर हो सकता है तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि अयातुल्ला अली खामनेई के रहते हुए आलोक सर ये कहा जा रहा था, आशीष सर ये कहा जा रहा था कि अयातुल्ला अली खामनेई के बाद अगर सत्ता पर कोई विराजमान होगा तो उनके बेटे होंगे, लेकिन अगर वो नहीं हुए हैं तो ये सूत्र अपुष्ट जानकारियां जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये सच भी हो सकता है। करोड़ी सिंह मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट है, दुबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा सर आप भी बताइएगा कि दुबई के हालात कैसे हैं। बताया जा रहा है कि उनका फ्रेम दरअसल चला गया है, वो जैसे जुड़ते हैं मैं फिर से एक बार उनका रुख करूंगी, लेकिन इसके साथ ही जो तस्वीरें आ रही है वो जरा आप देखते जाइए कि ये तस्वीरें कितनी भयावह है, जो ये बता रही है कर्नल एसके मलिक कि सब कुछ तबाह कर दिया गया है। अब इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि ईरानियन चीफ ऑफ स्टाफ मोसावी को भी उन्होंने मार गिराया है। यानी सबको वो सीधे सीधे हर जो एक टॉप लीडरशिप है उसको वो निशाना बना करके यतीम करते जा रहे हैं। पूरी टॉप लीडरशिप के साथ साथ उसको नीचे जो उनके लोग बैठे हुए हैं, अभी तक लोग छाती पीट करके करबला में ये रोते हुए तस्वीरें दिखा रहे थे कि हमारे अयातुल्ला अली खामनेई चले गए, हम यतीम हो गए हैं, लेकिन अब तो इनके चीफ ऑफ स्टाफ भी चले गए और ऐसे इनके जैसे 40 नाम आ गए हैं। मीनाक्षी, मैं 2 पॉइंट आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा। एक पॉइंट तो ये कि देखिए, ऑपरेशन करने से पहले उसकी जो मेटिकुलस प्लानिंग होती है, मिलिट्रिकली, स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, उसमें दुश्मन की वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा कंसीडर किया जाता है। इनके बेसिस पे जब आप आगे बढ़ते हो तो निश्चित रूप से इजराइल ऐसा कंट्री है जिसके पास इतनी इंफॉर्मेशन का भंडार है। वर्ल्ड में मोसाद ऐसी एक वाहिद एजेंसी है जिसका कोई सानी नहीं है। उनको ये जो पिछले 3 महीने ये बात, यहां बात हो रही है, जगह बदल के वहां बात हो रही है, जिनेवा में बात हो रही है, ये सब एक ड्रामा था। ये अटैक होना ही होना था। और सिर्फ बात क्या चल रही थी? बात सिर्फ इतनी थी कि अब टाइमिंग क्या चूज हो। टाइमिंग क्या होता है ऑपरेशन में? व्हेन यू चूज योर ओन टाइमिंग, दैट इज द टाइम कि जो ऑपरेशन की सफलता उससे गाइड होती है, उसकी स्पीड और उसकी यानी दिशा और दशा उससे तय होती है। अभी इन्होंने देखिएगा कल दिन में, भरे दिन के अंदर, ब्रॉड डे लाइट के अंदर अटैक हुआ, क्योंकि
दे वर वेटिंग कि कहीं जो इनकी जो टॉप लीडरशिप है वो इकट्ठी कहां मिले, सो दैट एक ही झटके में उसको मिनिमम उसको मौका ना दिया जाए और उसको वहीं पे उसको टर्मिनेट किया, यानी उसको फिनिश किया जाए। यही हुआ कि और कल जैसे ये ही कह भी रहे हैं सर कि 7 टॉप ईरानियन जो सिक्योरिटी मेंबर्स है वो और इसके साथ साथ 40 सीनियर कमांडर्स उन्हें जी। उन्होंने मार गिराया है। तो अगर आप जी, टॉप बिल्कुल। लीडरशिप को खत्म कर देंगे तो पहले तो इस बात से जूझना होगा कि अब लीडरशिप में आखिरकार हम किसे लेकर के आए। जब तक वक्त निकल जाएगा और हमले और ज्यादा हो जाएंगे। मीनाक्षी जी देखिए, इसमें 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 कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होती। क्या होता है कि देखिए ऐसे हालात में ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी मालूम था, यानी वहां की धार्मिक लीडरशिप को भी मालूम था कि ऐसा संभव है कि हम ना रहे, तो देन इनके साथ जो हायरार्की तय ऑलरेडी रखती है कि हु विल टेक ओवर द सेकंड पर्सन, सो दैट जो देश है वो विमुख ना रहे और लीडरशिप के बिना ना रहे। ये तो एक आम बात है, मिलिट्री लीडर भी कोई ना कोई आएगा, एक जाएगा दूसरा जाएगा, और लीडर भी पॉलिटिकल लीडर एक जाएगा दूसरा आएगा। अब बात यह है कि व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट कौन है। जो लेयर 1 टारगेट्स है शायद उन्होंने काफी हद तक निपटा दिए हैं, और जो लेयर 2 के टारगेट्स हैं अभी मेरे ख्याल से उस पर काम चल रहा है, और ये काम इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे ही ऑपरेशन शुरू होता है कि जो की टारगेट्स होते हैं वो भूमिगत हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बाद में उनको पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि जो फर्स्ट लेयर ऑफ टारगेट्स है वो तो इंफॉर्मेशन इसलिए था कि जो इनके जो सुप्रीम लीडर थे और जो इनके की कमांडर्स थे, मंत्री थे, वो सब के सब इसमें थोड़ा ढीलापन आ जाता है कि 3 महीने हो गए कुछ नहीं, बातचीत चल रही है, तो एक स्लैकनेस का जो फीलिंग आ जाती है उसके तहत वो शायद मीटिंग कर रहे होंगे अपने। IRGC लगातार सर अपने आप को अपडेटेड रख रहा है। ये देखिए उनके यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है वो लगातार ये बता रहे हैं, कहाँ पर सायरन बज रहे हैं, कहाँ पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है। दामोदर जी कल हम ये बात भी कर रहे थे कि किस तरीके से ईरान के टॉप लीडर्स ये बताया जा रहा था कि शेल्टर में घुसने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं अपनी आवाम को छोड़ करके, और इजराइल इतना ज्यादा प्रोएक्टिव हो रखा है कि उसने 2 घंटे पहले लोगों के मोबाइल फोन पर अलर्ट भेज दिया कि आप जाकर के सुरक्षित जगह पर छुप जाइए। उन्होंने सायरन कहां पर बजाए हुए हैं वो अपना पूरा मैप जारी करके ये बता रहे हैं। अब ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम दे मेक अ मिस्टेक, यानी ईरान को लेकर के वी विल रिस्पॉन्ड एंड फायर 2000 मिसाइल्स। अगर दामोदर जी ये हो जाता है कि 2000 मिसाइल एक साथ ईरान के ऊपर दाग दी जाए तो फिर ईरान की तस्वीर क्या? ईरान को भी ये बहुत अच्छे से समझ है कि इजराइल ने उसको बहुत अच्छे से नुकसान पहुंचाया, यूएस की स्ट्राइक ने बहुत अच्छे से नुकसान पहुंचाया। फेस सेविंग की बात है, दुनिया के सामने वो अपना कॉन्फिडेंस लूज होते हुए नहीं दिखाना चाहते कि अब उनको अंदर से उनकी चूल्हे हिली हुई हैं, ये बिल्कुल नहीं बताना चाहते, इसलिए वो बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। और अभी जो आलोक सहाय सर एक बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन वारफेयर की, वो जूम मीटिंग नहीं कर सकते। मैंने लेबनान में एक बार ग्राउंड पे देखा हुआ है, एक बार हिजबुल्लाह को प्रेजेंटेशन देनी थी और जैसे ऑनलाइन उन्होंने कनेक्ट किया था टॉप लीडरशिप से ईरान की, उस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए मुझे मौका मिला था, तुरंत उनका सिस्टम हैक हो गया था और वहां पे इजराइल के कुछ लीडर्स के कुछ वीडियो चलने लग गए थे। तो गलती से भी इन लोगों को मीटिंग करने का मौका नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। और इजराइल की जो घुसपैठ है उनके सिस्टम में बहुत गहरी है। आज ही उनके किसी एक राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति ने स्वीकार किया, भूतपूर्व लीडर ने, जो कि हमने मोसाद के लिए एक एंटी स्पाई एजेंसी बनाई और उसमें पाया कि जो उसका हेड था वही मोसाद का एजेंट निकला। तो मोसाद की जो घुसपैठ वहां बहुत अच्छे से, बड़े आसानी के साथ ईरान को घुटने टेकने ही होंगे अगले 2 से 3 दिन या 4 दिन। बहुत ज्यादा समय नहीं देगा। CIA के एजेंट्स हो या मोसाद के एजेंट्स हो, वो जगह जगह पर घूम रहे हैं और उसका उन्हें नतीजा भी इस तरीके से भुगतना पड़ा, खामनेई को गवा करके। अब जरा महेंद्र जी ये बताइएगा कि अगर ये तमाम देशों पर हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, तो क्या ये एकजुट होकर के ईरान पर हमला करेंगे भी या नहीं करेंगे? क्योंकि अभी तक ये कयास है कि अगर हमला कर दिया तो ईरान मिट जाएगा, लेकिन क्या ये होगा? देखिए, सीधे रूप से ईरान जो है वो अमेरिका पे हमला नहीं कर सकता। तो ईरान की ये कोशिश है कि अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, जहां पे अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, उस पे हमला करके ये दबाव बनाना कि वो देश अमेरिका से बोलें कि नहीं, अब ये युद्ध को रोकने की आवश्यकता है। तो ये ईरान जो है एक अलग रणनीति पे काम कर रहा है, और उसकी रणनीति ये है कि इन सारे देशों को, 8 देश हैं करीब जहां पे अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, उनको मजबूर करना। और यही वजह है कि वो सिर्फ इन देशों के सैन्य ठिकानों पे हमला नहीं कर रहा है, बल्कि इन देशों के तमाम जो सिविलियन टारगेट्स हैं उन पे भी आक्रमण कर रहा है। क्योंकि उसकी जो रणनीति दिखाई देती है वो ये साफ है कि किस प्रकार से इन देशों को मजबूर करना कि ये अमेरिका से ये मांग करें कि इस युद्ध को रोका जाए और बातचीत और संवाद के जरिए एक जो है किसी एक रास्ता निकाला जाए।
तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये सारे देश एक साथ आकर ईरान ईरान पे नहीं आक्रमण मानेगा करेंगे। सर, ईरान नहीं मानेगा। ईरान के लिए अब ये थोड़ा सा ईगो वाली बात भी हो गई है। अगर ईरान झुक गया तो संदेश वो पूरी दुनिया को दे देगा कि आयतुल्लाह अली खामने की मौत का वो बदला लेने में सक्षम नहीं रहे हैं। तो ये मुझे लगता नहीं है कि वो झुकेंगे। आशीष साहब जी, आप इस पर जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन खबर ये आ रही है कि ईरानी ग्रैंड मुफ्ती ने ट्रंप पर फतवा जारी कर दिया है। ट्रंप की हत्या का फतवा जारी किया गया है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ ये फतवा जारी किया गया है। अमेरिका इजराइल में तबाही लाने के लिए फतवा तो जारी कर दिया गया है, लेकिन ट्रंप की हत्या के लिए फतवा जारी करना ये मुफ्ती कर रहे हैं। मुफ्ती ने ये ट्रंप पर ये फतवा जारी कर दिया है कि ट्रंप की हत्या कर दो। हत्या का फतवा जारी किया जा रहा है। ये कैसा धर्म है? ये किस तरीके से ये धार्मिक नेता अपने आप को बताते हैं? अमेरिका इजराइल के खिलाफ फतवा जारी करने तक तो ठीक था, लेकिन ये आशीष साहब जी, अगर ये कहा जा रहा है कि उनकी हत्या कर दो, तो ये किस तरीके का धर्म है और किस तरीके के ये धार्मिक नेता हैं जो लोगों को उकसा रहे हैं? लोग वैसे भी अपने आप में रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अब उनको और उकसा दो, तो ये तो सीधे सीधे दुनिया के सामने बता रहे हैं कि कितने कट्टर हैं। एक तो कट्टर हैं और दूसरे बहुत बेवकूफ हैं। इस वक्त उन्हें किसी न किसी तरह से ये कोशिश करनी चाहिए। उनकी टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इस वॉर का अचीव हो चुका है और यहां से अब सिर्फ विड्रॉल और एक पीसफुल विड्रॉल की अमेरिका और इजराइल कोशिश करेंगे अगले कुछ दिनों में। क्योंकि आप देखें पिछले कुछ 2 दिनों से उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली अपने वर्ड्स चेंज किए हैं। यूएसए ने भी, इजराइल ने भी। पहले वो रेजिम चेंज की बात कर रहे थे, अब वो लीडरशिप चेंज की बात कर रहे थे विद अ टेररिस्ट रेजिम। तो ये एक ट्रैक पे चल रहे हैं। इस समय ईरान और भड़काने वाली बातें, 2 गलत स्टेटमेंट्स आए हैं पिछले कुछ समय में। एक जो आप अभी बता रही हैं, चीफ क्लरिक का फतवा जारी करना, और दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने बोला है कि वी विल कंटिन्यू विद द रिटेलिएशन, जबकि वो एक सॉफ्ट बंदा माना जाता था और वो कह रहा है कि हम रिटेलिएशन कंटिन्यू करेंगे अपना। और इस तरह की बातें अमेरिका को और इजराइल को और भड़काने वाली होंगी। इस समय मैच्योरिटी के साथ उनको टेबल पे वापस आना चाहिए था। नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स की बात करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके पास एक्चुअली इतना वक्त गुजर जाने के बाद जो भी मिलिट्री का ABCD जानता है वो इस बात को समझेगा कि ईरान के पास अब रिटेलिएशन के लिए फिलहाल सर, ईरान कुछ के नहीं, राष्ट्रपति कुछ नहीं बचा। पेजेश्कियान दरअसल देश को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि खामनेई की मौत को शहादत बताते हुए कि हमले हम जारी रखेंगे। तो कर्नल SK मलिक, अगर ये हमले जारी रखेंगे तो मतलब अपने देश को और ज्यादा मिटाने की बात उनकी तरफ से कही गई है। पेजेश्कियान ऐसा कह रहे हैं। मीनाक्षी जी, देखिए, जो मैं ये कहता हूं, इजराइल और यूएस बहुत ही वेल कैलकुलेट करके सोची समझी रणनीति के तहत आए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक दिन अटैक कर दिया, 2 दिन अटैक, वो खामोश बैठे हैं। अब एक चीज देखिए, दुनिया के अंदर इस पूरी जमीन के ऊपर 2 कंट्री ऐसे जो वाहिद अपनी ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी का उनका हिस्सा है टेररिज्म, वो ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि यस, टेररिज्म हमारा इज अ पार्ट ऑफ आवर स्टेट पॉलिसी। एक पाकिस्तान, एक ईरान। ईरान के ऊपर अगर मैं दोनों पक्षों में बात करूं, ईरान के ऊपर एथिकली अटैक करना किसी भी तरह का गलत है। लेकिन अगर आप किसी तीसरे एक कंट्री को कहते हैं कि दे डोंट हैव राइट टू एग्जिस्ट ऑन दिस मदर अर्थ, तो क्या होगा? क्या वो देश अपनी रक्षा के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने नागरिकों के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा? और खासकर इजराइल टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतना उन्नत देश बन चुका है, उसके पास क्या नहीं है दुनिया के अंदर? आज वो अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर उसके पास ईरान की पल पल की खबरें हैं। और ऐसा नहीं है ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने की तैयारी थी। पिछले जून से जब से ये ऑपरेशन खत्म हुआ था, इनफैक्ट आप ये समझिए कि जियो पॉलिटिक्स के जो समझने वाले थे, जब जून में इन्होंने 12 दिनों के बाद एक ऑपरेशन को एब्रप्टली एंड कर दिया था, एक बड़ा आश्चर्य हुआ था। क्योंकि उस टाइम भी ये साफ साफ दिख रहा था कि रिजिम चेंज इज द ओनली सॉल्यूशन एंड द एंड गेम एंड इन द ईरान। लेकिन कारण यह है कि उसके बाद वो जो भी हुआ, उसके बाद शायद तैयारियां नहीं थी या इनके पास इतना ज्यादा डेप्थ नहीं थी कि उस टाइम की जो अच्छा सर, लेकिन ये जो बार बार अपनी तरफ से तैयारियों का बखान कर रहे थे, इनकी तरफ से खूब बखान किया गया था कि हम 40 मिसाइल एक दिन में बना रहे हैं, 300 मिसाइल 1 महीने में बना रहे हैं, 2400 मिसाइल हम साल भर में बना रहे हैं। तो बखान तो इनका ऐसा था कि ये सब कुछ तबाह कर देंगे। हाँ, एक खबर जरूर आ रही कि अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया गया है, लेकिन ये ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। अभी तक कोई वीडियो साझा नहीं किया गया है, क्योंकि ये तो AI वीडियो जब जारी कर रहे थे दामोदर जी, तो रियल वीडियो तो इन्हें पहले जारी करना चाहिए था, खबर बाद में बतानी चाहिए थी। मनोवैज्ञानिक टेक्निक्स हैं, ये टूल्स हैं। जो भी युद्ध की समझ रखते हैं उन्हें पता है कि शत्रु अक्सर ऐसा करता रहता है। और ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने भी ये देखा था कि हमारा दुश्मन देश भी यही सब कार्रवाइयां कर रहा था, लेकिन ग्राउंड पे कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। तो ईरान की जो टॉप लीडरशिप, उसे समझ है कि अब वो हथियारों के दम पे इजराइल और अमेरिका दोनों के साथ मोर्चा लेने में सक्षम नहीं है। ऐसी हालत में
जो मनोवैज्ञानिक बढ़त है, बातों की जो बढ़त है, मीडिया में प्रोपोगंडा वारफेयर, उसको जरूर जारी किया जाए, उस पर थोड़ा सा काम किया जाए और उसके दम पर अपने देश की जनता को बरगलाया जाए। एक चीज जो बहुत अच्छे से मीनाक्षी समझने वाली बात है कि जो बात अभी हमारे साथ के रक्षा विशेषज्ञ कर रहे थे, रिजीम चेंज और लीडरशिप चेंज बेशक ना हो, लेकिन नेतृत्व को इतना कमजोर जरूर कर दिया जाएगा कि आने वाले समय में जब भी कोई अपराइजिंग हो या जनता के बीच में कोई भी इस तरह से एजिटेशन हो, तो उस समय सत्ता परिवर्तन आसानी से हो जाए। क्योंकि अब खामनेई नहीं है, उसके बाद जो भी लोग आएंगे उनके अंदर ये खौफ जरूर रहेगा कि अगर उन्होंने जनता की मांगों को या ईरान की जनता की जो चीजें हैं, अगर जनता के जो मनोभाव है उसका समर्थन नहीं किया या उसके साथ नहीं खड़े हुए, तो आने वाले समय में उनका हश्र भी वही होगा जो खामनेई का हुआ है। क्योंकि कोई भी देश अपने अच्छा शत्रु के देखिए सामने सर, ये वक्त कितना सही हार जाता चुना है। गया है, ये वक्त कितना सही चुना गया है। एक तरफ ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन देश को संबोधित कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजरायली पीएम उन्हीं के देश के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मतलब ऐसी कॉमेडी वाली स्थिति इन लोगों ने बना दी है। अब ये कह रहे हैं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के लोगों से कि आप अपने देश की मौजूदा सत्ता के खिलाफ खड़े हो जाइए और उसे उखाड़ फेंकिए। मतलब एक ईरान के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि आप देखिएगा हम किस तरीके से इन्हें उखाड़ फेंकेंगे, और इजरायली प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आप अपने ही देश में सत्ता को उखाड़ फेंकिए। आपके पास लौटूंगी, लेकिन खबर आ रही है कि ईरानी हमले में अरब में हाहाकार मचा हुआ है। हमले में अरब के 5 एयरपोर्ट तबाह हो गए हैं, ये कहा जा रहा है, जिसमें यूएई और कुवैत के नाम शामिल हैं। इसके अलावा बहरीन और इराक में भी नुकसान पहुंचाया गया है, ये जानकारी भी मिल रही है। तो बड़ी खबर आ रही है कि ईरानी हमले से अरब में जहां हाहाकार मचा हुआ है, 5 एयरपोर्ट तबाह कर दिए गए हैं मिडिल ईस्ट की। इस तरीके से अब ये तस्वीर हालांकि ये पुरानी कल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ी थी, और इन्हीं का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इसी का बदला लेने के लिए ये तबाह किए जा रहे हैं एयरपोर्ट्स, यूएई का, कुवैत का, बहरीन का, इराक का। लेकिन इस सब की तबाही के बाद महेंद्र जी, अब शांति तो इन्हें मिले ना मिले, लेकिन ये जो कहा जा रहा है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ईरानी लोगों को संबोधित करते हुए कि आप अपने देश में सत्ता परिवर्तन करिए, पार्ट 2 है। दरअसल ये वो कह रहे हैं ये पार्ट 2 है और मैं मंजूरी भी देता हूं इसको। और वहां पर पेजेश्किन ये कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, ये शहादत हुई है और हम उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। अब कौन किसके खिलाफ और कौन किसके साथ? मीनाक्षी जी, ये साफ है। और अगर हम जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी बात करें, तो उन्होंने भी ईरानी जनता से अपील की थी कि आप इस जो है इस्लामिक कट्टरपंथी जो शासन है उसके खिलाफ आप खड़े हों। लेकिन अभी जो एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और इसमें निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी ईरान की जनसंख्या ऐसी है कि जो इस शासन के खिलाफ है। लेकिन क्या उनके पास ऐसी कोई आप कहें कि पद्धति है या ऐसा कोई तरीका है जिससे वो इसके खिलाफ विद्रोह कर सके? क्योंकि 2022 में हम बात कर रहे हैं कि महसा अमीनी की जो कुर्दिश महिला थी, उनकी हत्या के बाद एक बड़ा जो है आंदोलन शुरू हुआ ईरान में। लेकिन इस कट्टरपंथी इस्लामिक शासन ने उस आंदोलन को दबाने में सफलता हासिल की। उसके बाद दिसंबर 2025 में जिस प्रकार से जो आर्थिक तंगी थी, अमेरिका के द्वारा लगाए गए और पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए तमाम सैंक्शंस को, आर्थिक प्रतिबंधों को उसके लिए जिम्मेदार बताया गया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से करीब 7,000 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई, और लेकिन उसके बाद भी जो है ये इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार जो है अपने आप को बनाए रखने में कामयाब रही। तो एक बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए, उसके इजराइल के लिए और उसके पश्चिम एशिया में जो सहयोगी देश हैं उनके लिए, कि अगर आप एक तरीके से कमजोर करते हो ईरान में जो इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार है, लेकिन वो पूरी तरीके से अपने आप को पूरे समाज में एक संस्थागत तरीके से अपने आप को उस सरकार में स्थापित कर रखा है। लेकिन मुझे ये लगता है ईरान अभी क्या बोला जाए सर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी कहां तक किया जाए, बौखलाहट ही कह सकती हूं मैं। अब ईरान ने क्या किया, ओमान जो इनके साथ मध्यस्थता करवा रहा था, ये ओमान पर भी हमला कर रहे हैं। अब ओमान ये कह रहा है सीधे तौर पर कि हमने ईमानदारी से मध्यस्थता के प्रयास किए, रक्तपात रोकने की कोशिश की, अंतिम क्षण तक हमने प्रयास किया कि कूटनीति का रास्ता खुला रखा जाए, उसके माध्यम से हम वार्ता करवा सकें। लेकिन ये हम पर हमला करके सीधे सीधे मध्यस्थता के सिद्धांत पर हमला कर रहे हैं। इन्होंने सीधे तौर पर 97 मिसाइलें कुवैत पर दाग दी हैं, 283 ड्रोन वहां पर दाग दिए हैं। तो ये तो अपने आप में कुछ बौखलाहट से भी बढ़कर के आगे निकल गया है। सर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन
अब्राहम लिंकन से जुड़ी हुई एक और जानकारी आ गई कि ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है, जो कि मैं अभी बता भी रही थी कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके हमला किया गया है। ईरानी मीडिया ये कह रही है, ईरानी मीडिया की तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एक लंबे वक्त से अरब सागर में तैनात कर दिया गया था और अब ये बताया जा रहा है कि अब्राहम लिंकन पर हमला कर दिया गया है। तो सर जरा ये बताइएगा कि अब्राहम लिंकन पर हमला और दूसरी तरफ जो देश इनकी मध्यस्थता कर रहा था उस पर हमला और उसके साथ साथ कुवैत पर जाकर के 97 मिसाइल छोड़ना, 283 ड्रोन छोड़ना, क्या चाहता क्या है ईरान? जी ये सवाल मेरे से जी मेरा जी आशीष सर जी। वो एक इस समय वो एकदम कैओटिक स्टेट में है, उनकी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। तो ये टैक्टिकल एक्शंस जो ले रहे होंगे ये बहुत ही छोटे लेवल के जो ऑफिसर्स होंगे फील्ड में, उनकी जो भी समझ होगी, उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क कोलैप्स किया हुआ है। अदर देन वायर्ड हॉटलाइंस, उनके पूरे कम्युनिकेशन को मॉनिटर किया जा रहा है। और दो इंसिडेंट्स ये हाईलाइट करते हैं मीनाक्षी कि उनकी लाइव टेलीकास्टिंग, उनके हर आर्मी बेस की, एयर बेस की, एयरपोर्ट्स की लाइव टेलीकास्ट इजराइल के वॉर रूम में जा रही है और अमेरिका में भी जा रही होगी लाइव। इसी वक्त में, इसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि उनके टेक ऑफ के साथ ही जहाजों को गिरा दिया जाए। जैसे ही मीटिंग शुरू हो, उस मीटिंग को अगर आप उस समय आपने इतिहास में पढ़ा होगा, 1971 में ढाका में इंडियन एयरफोर्स ने एक बार ऐसा किया था कि सेक्रेटेरिएट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी और मीटिंग के समय हमने उस पर हमला किया था और उसको डिमोलिश कर दिया था। उस तरह का एकदम लाइव सिचुएशन इजराइल के वॉर रूम में मिल रही है। और ऐसे में ये अगर इस तरह की बेवकूफी वाली क्लेम्स करेंगे कि हमने लिंकन पे मिसाइल से हमला कर दिया और उसको बैकअप नहीं करेंगे, सब्सटैंशिएट नहीं करेंगे, तो ये अपनी खुद की भद्द उड़ाने वाली बात है। हाँ, हो सकता है कुछ समय के लिए जो अपराइजिंग होने के चांसेस थे, क्योंकि अपने रजीम के खिलाफ वहां के लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट फैक्ट एक है जो अमेरिका और इजराइल को चैलेंज करता है कि ईरान का ज्यादातर जो जनता है वो जब अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट बात आती है तो वो एक हो जाते हैं। वो खमैनी से कितने भी नाराज रहे हों, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अमेरिका और इजराइल वो एक हो जाते हैं। और यही कोशिश कर रही है वहां की सेकंड रिंग की लीडरशिप कि उनको इस बहाने से किसी तरह से एकजुट रखा जाए ताकि ये लीडरशिप चेंज और सेकंड लीडरशिप पे भी जो लाइकली अटैक्स हैं उनको अवॉइड किया जा सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मीनाक्षी आपके दर्शकों के लिए जी, कि कई वेस्टर्न एनालिस्ट ने और कुछ इंडियन अच्छे एनालिस्ट ने ये बोला कि विदाउट फुट ऑन ग्राउंड रजीम चेंज नहीं होगा। मेरा असेसमेंट इससे थोड़ा अलग है। यहाँ एक टिपिकल केस है जहां आपको फुट ऑन ग्राउंड की जरूरत एकदम नहीं है। आपको लीडरशिप को और उनके मिलिट्री IRGC को खत्म करना है और वहां के लोगों को खुद एक डिसीजन लेना है सड़कों पे आके। वही ट्रंप और वही बेंजामिन नेतन्याहू लगातार पिछले 3 दिनों से कह रहे हैं। ये वहां पे फुट ऑन ग्राउंड नहीं भेजने वाले हैं। 2-3 दिन और सीरियस अटैक्स करके वहां की मिसाइल प्रोग्राम और वहां के IRGC के जितने एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको ये खत्म करेंगे और बाहर से ही ये कोशिश करेंगे कि इंटरनल टर्मोइल हो और उसके बाद जो कुछ भी निकल कर आए या तो इनके अगर अब से सर ये शुरुआत हुई है कट्टरता के अंत की, तो अब किसी को भी गद्दी पर बैठा दिया जाए कर्नल SK मलिक, उसका हश्र तो यही होने वाला है। अब UAE का रक्षा मंत्रालय एक अलग दावा कर रहा है। UAE का रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि ईरान ने 541 ड्रोन दाग दिए हैं। कर्नल, इसको ऐसे करता हूं कि किसी भी रिजीम को चेंज करने से पॉलिसी चेंज नहीं होता है। पॉलिसियां तभी चेंज होती है जब रिजीम चेंज होता है। किसी भी लीडर को एसिसिनेट करने से या एलिमिनेट करने से उसकी पॉलिसियां तब बदलती है जब वहां का माइंडसेट बदलता है। प्रॉब्लम ये नहीं है, देखिए 2 कंट्री एक साथ आए हैं, दोनों के उसके पूरे ग्रुप के अंदर दोनों के मकसद अलग अलग हो सकते हैं। मैं पहले बात करता हूं इजराइल वाले पॉइंट से। इजराइल का इसमें बहुत बड़ा रोल है, इजराइल इसमें लीड ले रहा है आज भी। और इजराइल का मकसद यह है कि जो कंट्री उसके खिलाफ आतंकवादी या ग्रुप इकट्ठा कर करके पूरी दुनिया के नाक में दम किया हुआ है, यही तो पॉइंट है जो पूरी जो सेंसिबल वर्ल्ड है जो पूरा ईरान के खिलाफ है। सेंसिबल वर्ल्ड ईरान के खिलाफ इस बात को लेकर कभी नहीं है कि वहां के ऑयल के रिसोर्सेज पे या एनर्जी के रिसोर्सेज पे अमेरिका का कब्जा करे, इस बात पे साथ नहीं दे सकता। लेकिन ये ग्राउंड ऐसा बना है जो टेररिज्म का, जिसमें हूती और अपना हमास और हिजबुल्लाह, जिनको वो एक्टिवेट करके युगों से, एक तरह से लंबे टाइम से, दशकों से अपने हित को साबित किया जा रहा है। और ये इसने बहुत अच्छे अपना टूल्स बनाए हैं, उनको प्रॉक्सीज बनाया कि बगैर अपने रियल अपनी रेगुलर आर्मी, रेगुलर फोर्सेस को एम्प्लॉय किए बिना उनके माध्यम से अपने हित साबित कराए। और ये भूल गया कि इजराइल वो कंट्री है, 67 ले लीजिए, बहुत दिनों की बात हो गई, 50 ईयर से ज्यादा हो गए, कि जिसने 6-7 अरब कंट्री को एक बार हराया है।
तो इनको ये नहीं भूलना चाहिए था कि देखिए आज का युग वो नहीं है कि जो प्रिमिटिव एज में था कि आप जाओगे और संख्या के बल पर दबा लोगे। आज का युग, युद्ध चेंज हो चुका है, पैटर्न चेंज हो चुका है, प्रोफाइल चेंज हो चुका है, युद्ध की टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। अब आप देखिएगा, आप वॉरफेयर, मोबाइल वॉरफेयर तब आता है सीन में, पहले डिजिटल वॉरफेयर आता है। इजराइल ने और अमेरिका ने जो ईरान के कलम देख रहे थे थोड़ा माइन्यूटली इसको, वहां पर एक तरह से साइबर वॉरफेयर के जरिए भी उनके बहुत सारे सिस्टम्स और सब सिस्टम को निष्क्रिय किया उनको वहां पे। और इसका मतलब ये है कि उनके अंदर मोसाद या सीआईए के एजेंट अंदर तक डीपली पेनिट्रेटेड है, और वो इनको आगे जैसे जैसे ये लोग बढ़ेंगे, या जितने भी मिसाइल, अगर आप साइलोस है, उनकी लोकेशंस हैं, इसके साथ साथ चारों तरफ से स्क्वीज करने की जो पॉलिसी इन्होंने लेके चले हैं, एक तरह से टैक्टिक्स है ये बेसिकली इस ऑपरेशन के दौरान, कि ईरान को चारों तरफ से स्क्वीज किया जाएगा और वहां के लोगों को एनकरेज किया जाएगा कि प्लीज आप अपने बीच लीडर लाइए, और बट निश्चित रूप से वो लीडर इस रिजीम से डिफरेंट होगा ही होगा। और यही तो नेतन्याहू कह रहे हैं सर। पल पल जो अपडेट है, समीकरण है, वो मिडिल ईस्ट में इस कदर बदल रहे हैं और इस तरीके से बदल रहे हैं कि ईरान के लोग खुद इजराइल के साथ खड़े हो जा रहे हैं दामोदर जी। तो ये तो वो भी इंतजार कर रहे थे कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो, वहां पर रिजीम चेंज हो जाए, और अब वो किसी को भी स्वीकार नहीं करेंगे। अयातुल्लाह अली खामनेई के जैसा तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें बदलाव चाहिए। और इसकी जो बिगुल है वो बहुत महीनों से वहां पर फूका जा रहा था और अब तो उनके पास मौका है। देखिए, बिल्कुल यही प्रयास है अमेरिका। इससे पहले ट्रंप ने, जो आज इजराइल के राष्ट्रपति कह रहे हैं, इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी यही कहा था उनकी जनता से कि आप आगे आइए और अपनी लीडरशिप को चेंज करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। आज वो मौका उन्होंने कहा कि हमने प्रॉमिस किया था, वो बोलेंगे इस बात को कि हमने डिलीवर किया, हमने आपकी लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया जो कि कट्टरवादी थे। अब आप अपनी लीडरशिप को आगे लाइए और अब नेतृत्व संभालिए देश का। कहना और करना बहुत मुश्किल है। अभी IRGC है वहां पर, इसके अलावा वहां पे लीडरशिप, सेकंड लाइन लीडरशिप, वो भी उतनी ही हार्डकोर है जितनी खामनेई और उनके बाकी समकक्ष। इस बार तो सर रिजीम चेंज करने के लिए 12 दिन का युद्ध या 14 दिन का युद्ध काम नहीं आएगा। इस बार टिकना पड़ेगा। ईरानी मीडिया, अरब मीडिया भले ही कह दे कि ये 4 दिन तक चलेगा, बिल्कुल, लेकिन इस बार इसमें टिकना भी होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। वक्त इतने की इजाजत देता है, रोक रही हूँ आपको माफी के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अभी सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।